नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 7 फरवरी 2023 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहला आर्टिकल है आज यूएस और चाइना के बीच में टेंशन से संबंधित। वैसे देखो, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि यूएस और चाइना के बीच में जो टेंशन हैं वो आप बताइए। यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से इस न्यूज़ को हम इनडायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और जो इंटरव्यूज चल रहे हैं अभी यूपीएससी में, जिन्होंने मेंस क्लियर किया, वहां पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद यूथनेशिया गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फेरबदल किया गया है, ये इशू डिस्कस करेंगे। और तीसरे नंबर पे विलेज डिफेंस कमेटीज को अलाउ तो किया गया है सरकार के द्वारा, बट सोच समझ के डायरेक्शंस दी जाएं। उन विलेज डिफेंस कमेटीज का कंट्रोल किसके पास आना चाहिए, ये सब ठीक से डिसाइड करो, तब जाके इन कमेटीज को आप बढ़िया ढंग से यूज कर सकते हो। इससे पहले कि देखो डिस्कशन स्टार्ट करें, एथिक्स का एक जबरदस्त एग्जांपल। इस एग्जांपल में देखो कंपैशन है, एम्पैथी है। एग्जांपल ये है कि उत्तर प्रदेश में एक बुजुर्ग महिला काफी दूर से बिना चप्पल के, बिना स्लीपर्स के पुलिस स्टेशन में आई रिपोर्ट लिखवाने के लिए। तो सीओ ने देखा कि बुजुर्ग महिला नंगे पैर हैं, बिना चप्पल के हैं, तो उन्होंने अपने पैसों से स्लीपर्स मंगवाए बाजार से और खुद अपने हाथों से पहनाए उस बुजुर्ग महिला को। अब देखो, ऐसा इनकी ड्यूटी नहीं थी सीओ की, पुलिसकर्मी की, लेकिन उन्होंने मानवता के चलते, कंपैशन के चलते, एम्पैथी के चलते यह निर्णय लिया। और यही एथिक्स का एक बढ़िया एग्जांपल है, कैसे जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको आउट ऑफ द वे जाके जनता को सर्व करना चाहिए। उनकी ड्यूटी में कोई काम नहीं भी आता है तो उन्हें अपनी सर्विस वैल्यूज पे काम करते हुए जनता की हेल्प करनी चाहिए, मतलब डेडिकेशन होना चाहिए लोगों की सर्विस के प्रति। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यूएस और चाइना के बीच टेंशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, चाइना का एक बैलून यूएसए के मोंटाना में देखा गया, और जैसे ही ये बैलून यूएस में देखा गया ना, तो यूएस की जो सरकार है ना, अभी राष्ट्रपति है बाइडन, यूएस की सरकार के ऊपर एक प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया कि देखो चाइना हमारे ऊपर बैलून भेज रहा है सर्विलियंस के लिए, जासूसी करवाने के लिए, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो ये सिचुएशन पैदा हो गई। 6 फरवरी को क्या होना था, यूएस के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्हें जाना था चाइना की यात्रा पर। यह काफी हाई प्रोफाइल विजिट होने वाली थी। वो इसलिए क्योंकि देखो ऑलरेडी यूएस और चाइना के बीच में ना काफी सारी टेंशंस थी। 2018 के बाद से ही यूएस का कोई बड़ा रिप्रेजेंटेटिव चाइना की यात्रा पर नहीं गया है। तो यह सोचा जा रहा था कि यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, यानी फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो चाइना की यात्रा पर जा रहे हैं, शायद रिश्तों में थोड़ी नरमी आएगी, मतलब रिश्ते इंप्रूव होंगे यूएस और चाइना के। बट ऐसा होने के बजाय उससे पहले ही ये बैलून देखा गया चाइना का यूएस के मोंटाना में। इस बैलून के दिखने के बाद यूएस ने इसे प्रोवोकेशन माना। यूएसए ने कहा कि देखो, एक तरफ हम रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सर्विलियंस के लिए बैलून भेज रहे हो हमारे एयर स्पेस में। जबकि चाइना ने यह रिप्लाई दिया कि देखो भैया, ये सिर्फ एक सिविलियन बैलून है, हमने जासूसी करने के लिए नहीं भेजा है। तो जैसा कि देखो मैंने आपको बताया, बाइडन की सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया था, क्योंकि जैसे हमारी पॉलिटिक्स में पाकिस्तान को देखा जाता है ना, जैसे बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस पाकिस्तान का साथ दे रहा है, पाकिस्तान को लेके हमारी पॉलिटिक्स में इश्यूज इमर्ज होके आते हैं, वैसे ही चाइना है यूएस की पॉलिटिक्स में। चाइना के खिलाफ, मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगाती है कि आप चाइना के खिलाफ नरमी बरत रहे हो, आप झुक रहे हो, आप कमजोर दिख रहे हो। तो बाइडन की सरकार के ऊपर प्रेशर आ गया था कि यहां पर स्ट्रांग दिखना जरूरी है। इसलिए बाइडन की सरकार ने ना आदेश दिया कि इस बैलून को मार गिराया जाए, मतलब मिसाइल से उड़ा दिया जाए इस बैलून को। और ऐसा ही हुआ। यूएस ने एक मिसाइल का उपयोग करके इस बैलून को उड़ा दिया। इसके बाद चाइना ने अपनी स्टेटमेंट दी। चाइना ने कहा कि देखो, ये सिर्फ एक सिविलियन बैलून था, हम जासूसी वगैरह नहीं करते हैं इस प्रकार के बैलून से। और जो यूएस ने किया है वो एक ओवर रिएक्शन है, ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया है। आप भी रिटालिएशन के लिए तैयार रहिए, मतलब हम भी कुछ ऐसा ही कदम उठाएंगे, ऐसा चाइना ने कहा। मतलब रिश्ते फिर से बिगड़ गए जो सुधर सकते थे यूएस की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की विजिट से। अब देखो, थोड़ा बैकग्राउंड बताया जाता है राइटर के द्वारा, मतलब पहले कंटेक्स्ट अब बैकग्राउंड की बात। ऐसा नहीं है कि चाइना ने इस प्रकार का बैलून पहली बार भेजा है, इससे पहले भी यूएसए में इस प्रकार का बैलून देखा गया था
जब ट्रंप राष्ट्रपति थे। इवन जापान में भी 2 बार बैलून देखा गया, ऐसा ही चाइना का 2020 में और 2021 में। इवन इंडिया के अंडमान आइलैंड्स में भी पिछले साल ऐसा ही चाइना का बैलून देखा गया। मतलब चाइना इस प्रकार के जो बैलून है दूसरे देशों के एयर स्पेस में भेजता रहता है। किस लिए? क्या सर्विलियंस के लिए? देखो, यूएसए के एक्सपर्ट्स का यह कहना है आज के समय में ना सैटेलाइट्स की सहायता से इतनी ज्यादा जबरदस्त इंटेलिजेंस अवेलेबल होती है, उस इंटेलिजेंस के आगे बैलून की जो इंटेलिजेंस है वो कुछ भी नहीं है, ऐसा यूएस के एक्सपर्ट्स का मानना है। उनके अनुसार बैलून ने ऐसा कुछ नहीं देखा या फिर कुछ नहीं इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जो कि सैटेलाइट से नहीं देखी जा सकती। तो इंटेलिजेंस के मामले में तो कुछ डरने की जरूरत नहीं है। बट देखो, बात यह है, अब यूएसए की तरफ से ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया गया बैलून के अगेंस्ट। अब कल को मान लीजिए हमारे अंडमान आइलैंड्स में यह बैलून देखा गया, तो क्या हम भी ऐसा ही करेंगे जो यूएसए ने किया? हम भी क्या उस बैलून को मार गिराएंगे? यह सोचने वाली बात है। अब इंडिया जैसे देशों पे प्रेशर आ जाएगा, इवन जापान पर भी, क्योंकि यूएसए ने ऐसा एक्शन लिया है। हम भी कमजोर नहीं दिख सकते चाइना के सामने। अब दूसरी चीज यह है, वैसे देखो यूएस और चाइना के बीच में ना पहले क्या था, 2001 में ना एक हादसा हो गया था। यूएस का एक ड्रोन था, वो टकरा गया था चाइना के एक फाइटर जेट से। यूएसए का एक ड्रोन सर्विलियंस कर रहा था, स्पाई प्लेन था, मतलब ड्रोन तो बाद में आई, स्पाई प्लेन था, और वो जासूसी कर रहा था चाइना के एयर स्पेस में। वो स्पाई प्लेन टकरा गया यूएस के फाइटर जेट से। लेकिन देखो 2001 के उस हादसे को भी यूएस और चाइना ने डिप्लोमेसी की सहायता से सोल्व कर लिया। बट अब तो आपको पता है चाइना एक काफी बीटर इशू है, मतलब कड़वा इशू हो गया है यूएस की पॉलिटिक्स में, और चाइना भी यूएस को रिप्लेस करके सुपर पावर बनना चाहता है। तो अब छोटा सा भी हादसा हो गया ना दोनों देशों के बीच में, अब डिप्लोमेसी की सहायता से उसे सुलझाना मुश्किल हो जाता है। इश्यूज जबकि काफी हैं। देखो, ताइवान को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं, ट्रेड को लेकर दोनों देशों के बीच में खटास रहती है। मतलब किसी इशू की वजह से अगर लड़ाई मामूली सी भी स्टार्ट हो गई ना, तो देखो वो फिर थर्ड वर्ल्ड वार में तब्दील होगी, क्योंकि दोनों आज के समय में वर्ल्ड की बड़ी पावर्स हैं। जहां चाइना के ग्रुप में थोड़े बहुत देश हैं, रशिया जैसे, वहीं यूएसए के ग्रुप में ज्यादातर देश हैं। तो दोनों देशों के बीच में लड़ाई, तो ये तो वही सिचुएशन हो जाएगी जब कोल्ड वार के दौरान यूएसएसआर और यूएसए के बीच में थी। मतलब अभी जो सिचुएशन है उसे तो कुछ एक्सपर्ट्स कोल्ड वार 2.0 भी कह रहे हैं कि ठीक वैसी ही सिचुएशन है, कि टेंशंस है यूएस और चाइना के बीच में, कभी भी वार हो सकता है, डर है। ऐसी ही सिचुएशन कोल्ड वार के दौरान यूएस और यूएसएसआर के बीच थी, अब वैसी ही यूएस और चाइना के बीच में है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया यूएस और चाइना के बीच टेंशंस से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यूथनेशिया से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। देखो, वैसे यूथनेशिया क्या होता है, बेसिक्स की बात करें। मान लीजिए कोई पेशेंट टर्मिनली इल है। टर्मिनली इल होना मतलब ऐसी सिचुएशन में पेशेंट का होना, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ सांस ले रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, संभावना भी नहीं है वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या उस पर्सन को ऐच्छिक मृत्यु दे देनी चाहिए? मतलब वो पेशेंट अगर मरना चाहता है तो क्या उसे यूथनेशिया दे देना चाहिए? अब देखो, यूथनेशिया भी 2 तरह का होता है, एक पैसिव यूथनेशिया, एक एक्टिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है, मान लीजिए वो पेशेंट लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है, फॉर एग्जांपल वेंटिलेटर पे है, या फिर खाने की पाइप से खाना दिया जा रहा है, या फिर कोई ऐसी टेबलेट दी जा रही है जिसको अगर ना दिया जाए तो पेशेंट को दिक्कत हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अगर ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लिया जाता है पेशेंट से, वो है पैसिव यूथनेशिया। दूसरी तरफ है एक्टिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया मतलब जैसे बिल्कुल लेमैन टर्म्स में बोलूं, जहर दे दिया, कोई ऐसी टेबलेट दे दी जिससे उसकी डेथ हो जाएगी, ये है एक्टिव यूथनेशिया। 2 तरह के यूथनेशिया होते हैं। तो ना सुप्रीम कोर्ट ने ना 2018 में एक जजमेंट दिया। जजमेंट ये था कि पैसिव यूथनेशिया को अलाउ कर दिया जाए। यूथनेशिया के देखो हालांकि एक अलग से डिबेट है, क्या ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जो बीमार पेशेंट है वो रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है, उन रिसोर्सेज को कोई दूसरा पेशेंट यूज करके ठीक हो सकता है, मतलब वो एक अलग डिबेट है। आज के हमारे इस आर्टिकल का जो मेन कोर पॉइंट्स है ना वो अलग हैं। आज हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे कि यूथनेशिया होना चाहिए नहीं होना चाहिए,
आज का आर्टिकल ये तो एज्यूम करता है कि पैसिव यूथनेशिया होना चाहिए, लेकिन किस प्रकार से होना चाहिए उस पर फोकस है। पैसिव यूथनेशिया किस प्रकार से होना चाहिए, 2018 में ना सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ गाइडलाइंस दी थी। अब ना सुप्रीम कोर्ट ने उन गाइडलाइंस में फेरबदल किया है, यही आज का फोकस एरिया है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को अलाउ कर दिया था और कुछ गाइडलाइन दी थी कि पैसिव यूथनेशिया को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, लेकिन देखो उन गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करवाने में दिक्कत आ रही थी। अब इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन गाइडलाइंस में फेरबदल किया है, क्योंकि उन गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करवाने में ये देखो ऑब्स्टेकल्स आ रही थी, बाधाएं आ रही थी। अब क्या क्या गाइडलाइंस चेंज की हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले क्या होता था, मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसका नाम है एक्स, जो टर्मिनली इल है, मतलब ऐसी सिचुएशन में आ गया है कि अब उसका ठीक होना संभव नहीं है, उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना 2018 में गाइडलाइन ये दी थी कि अगर कोई पर्सन, फॉर एग्जांपल इस केस में एक्स, अब तो देखो वो बीमार हो चुका है, लेकिन बीमार होने से पहले उसने अगर एडवांस डायरेक्टिव दिया है, मतलब एक्स ने पहले ही अपनी विल लिखवा दी थी, लिविंग विल, कि देखो अगर मैं बीमार होता हूं और उस समय मैं अपना डिसीजन नहीं ले पाता हूं तो मेरे साथ ये होना चाहिए, तो इसको मान लीजिए एडवांस डायरेक्टिव। मान लीजिए एक्स अब तो बीमार है, लेकिन बीमार होने से पहले उसने कोई एडवांस डायरेक्टिव दिया था, अपनी लिविंग विल लिखवाई थी और उसे काउंटर साइन करवाया था जुडिशियल मजिस्ट्रेट से, तब उसे माना जाएगा। 2018 की गाइडलाइन ये थी कि एक्स ने बीमार होने से पहले एडवांस डायरेक्टिव दिया हो और वो एडवांस डायरेक्टिव साइन करवाया हो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से। लेकिन देखो ये बहुत मुश्किल था, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे आसान बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नई गाइडलाइंस के अनुसार जो बीमार पेशेंट है ना, बीमार होने से पहले उसने अपनी लिविंग विल लिखवाई हो और उसे सिंपली साइन करवाया हो नोटरी से या फिर गेजेटेड ऑफिसर से, और नोटरी और गेजेटेड ऑफिसर बिल्कुल संतुष्ट हैं कि जो एक्स है पेशेंट, वो अपनी लिविंग विल लिखवा रहा है बिना किसी के फोर्स करने से, अपनी मर्जी से वो लिविंग विल लिखवा रहा है, तो उसे सही माना जाएगा। मतलब पहले लिविंग विल का जुडिशियल मजिस्ट्रेट से साइन होना होता था, लेकिन अब लिविंग विल को सिंपली साइन करवाया जा सकता है नोटरी से या फिर किसी गेजेटेड ऑफिसर से। अब दूसरा पॉइंट ये है, ओरिजिनल गाइडलाइन यानी 2018 की गाइडलाइंस के अनुसार पेशेंट को बीमार होने से पहले एक नाम देना होता था कि ये मेरा गार्डियन है या फिर कोई बिल्कुल क्लोज का रिश्तेदार है, ये मेरी तरफ से डिसीजन लेगा कि मेरे साथ क्या किया जाए, मुझे मार दिया जाए या फिर ट्रीटमेंट जारी रखा जाए 5 साल तक। नाम पहले से बताना होता था पेशेंट को, गार्डियन का या फिर किसी क्लोज रिलेटिव का। अब नई गाइडलाइंस के अनुसार पेशेंट ना एक से अधिक गार्डियन या फिर रिलेटिव का नाम भी बता सकता है। पहले सिर्फ एक गार्डियन या फिर क्लोज रिलेटिव का नाम बताना होता था, अब एक या फिर एक से अधिक गार्डियन और रिलेटिव्स का नाम बताया जा सकता है पेशेंट के द्वारा। तीसरी चीज, पहले क्या होता था, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साइन करवाने होते थे ना लिविंग विल पे यानी एडवांस डायरेक्टिव पे, उसी की जिम्मेदारी थी कि फैमिली मेंबर्स को बताना कि देखो आपका जो ये रिश्तेदार है एक्स, जो अब बीमार हो गया है, डिसीजन लेने की हालत में नहीं है, ये मुझे ये लिविंग विल दे के गया था, मेरे सामने इसने साइन की थी। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होनी थी फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करना। बट अब ना ये उसी पर्सन की जिम्मेदारी है जिसकी लिविंग विल है ना, फॉर एग्जाम्पल एक्स पेशेंट, उसी की जिम्मेदारी है कि वो लिविंग विल बनवा के अपने रिश्तेदारों को, अपने गार्डियंस को सूचित करे कि देखो ये लिविंग विल मैंने बनाई है, मेरे बीमार होने पे आप इसे एग्जीक्यूट करवा देना। इसके अलावा वो पर्सन जो बीमार हो चुका है एक्स पेशेंट, वो डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स में भी लिविंग विल को शामिल करवा सकता है, जहां पे बाकी उसके हेल्थ संबंधित रिकॉर्ड्स होंगे ना, वहां पे लिविंग विल भी रखी हो, ऐसा प्रोविजन भी वो कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, पुरानी गाइडलाइंस के अनुसार हॉस्पिटल को शुरुआत में एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड गठित करना होता था, जो कि सर्टिफाई करता था कि ट्रीटमेंट को विड्रॉ करना है या फिर नहीं करना है। उसके बाद पुरानी गाइडलाइंस के अनुसार प्राइमरी मेडिकल बोर्ड के बाद में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक दूसरा सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड भी गठित करना होता था। मतलब एक पहले तो एक प्राइमरी बोर्ड, उसके बाद फिर से एक सेकेंडरी बोर्ड जो प्राइमरी बोर्ड के फैसले को सर्टिफाई करता था, और दूसरा जो मेडिकल बोर्ड था वो गठित करना होता था किसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। बट अब ये रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है।
अब हॉस्पिटल को ही सेकेंडरी बोर्ड गठित करना है, जिसमें एक डॉक्टर होंगे जिसको नॉमिनेट किया जाएगा चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। तो मतलब पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो सेकंड मेडिकल बोर्ड गठित करना होता था ना, वो रिक्वायरमेंट अब खत्म हो गई है। तो ये सारे बदलाव किए गए हैं। राइटर कहते हैं देखो ये सारे बदलाव तो अच्छे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बदलाव किए हैं अपनी 2018 की गाइडलाइंस में, वो देखो बढ़िया है, सोच समझ के किए हैं, क्योंकि 2018 की गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आ रही थी। बट अब समय आ गया है कि पार्लियामेंट इस पे कोई फुल फ्लेज कानून बनाए। पार्लियामेंट कानून बनाएगी तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा बेहतर ढंग से इस चीज को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया यूथनेशिया से संबंधित। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जम्मू विलेज डिफेंस एंड गवर्नेंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। इशू क्या है, देखो राजौरी और पूंछ जम्मू डिवीजन में आमतौर पे शांति रहती है, लेकिन हाल फिलहाल में पिछले कुछ समय में हमने देखा कि यहां पे भी टेरर इंसिडेंट्स काफी ज्यादा हो रहे हैं। अब देखो कश्मीर में टेरर इंसिडेंट्स होना एक अलग चीज है, क्योंकि वहां पे जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है थोड़ी अलग है, ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम्स हैं, लेकिन यहां पे जम्मू डिवीजन में ना इक्वल प्रोपोर्शन में है हिंदू और मुस्लिम्स। तो यहां पे ना थोड़ा सा ना कम्युनलिज्म का खतरा भी रहता है, मतलब हिंदू मुस्लिम आपस में भिड़ जाते हैं, तो एक अलग तरह का यहां पे एनवायरमेंट है। तो यहां पे टेरर इंसिडेंट्स को अलग ढंग से टैकल करना होता है। 90s में क्या हुआ था, आतंकवाद संबंधित घटनाओं से निपटने के लिए विलेज डिफेंस कमेटीज का निर्माण किया गया था। इन विलेज डिफेंस कमेटीज का मेन काम डिफेंस का था। अब देखो विलेज डिफेंस कमेटीज का कंसेप्ट शुरू में काफी पॉपुलर हुआ 90s में, जब आतंकवाद बिल्कुल चरम पर था, लेकिन बाद में ना धीरे धीरे विलेज डिफेंस कमेटीज पर आरोप लगे कि उन्होंने अपनी ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाके काम करना स्टार्ट कर दिया है, अपनी पावर को अब्यूज किया है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के भी केसेस सामने आए। तो इन कमेटीज को ना डिसबैंड कर दिया गया जैसे जैसे इंसर्जेंसी ठीक हुई कश्मीर में। बट देखो अब ना एक बार फिर से होम मिनिस्ट्री के द्वारा इन कमेटीज को रिवाइव करने का निर्णय लिया गया है। राइटर ये कहते हैं देखो अच्छी चीज है, अच्छी चीज एक प्रकार से बताऊं कैसे है, क्योंकि ना कई बार ना जैसे पूंछ रीजन है, राजौरी रीजन है, इसमें ना रिमोटनेस काफी है, तो वहां पे ना हर जगह आप सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात नहीं कर सकते। तो इन कमेटीज को एम्पावर करना कि आप जब तक अपनी सुरक्षा करो जब तक वहां पे आर्म्ड फोर्सेस नहीं आ जाती। जैसे ही कोई घटना होती है, आतंकवादियों से आपका सामना होता है, तो आप अपनी सुरक्षा करो, तुरंत आर्म्ड फोर्सेस को बता दो कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, तुरंत आर्म्ड फोर्सेस वहां पे पहुंचेंगी, एक्शन लेंगी। तो इस प्रकार से कंसेप्ट है विलेज डिफेंस कमेटीज का। राइटर कहते हैं देखो पहले पावर अब्यूज और जो ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाके काम करना, जमीन पर कब्जा करना, ये जो खबरें आई थी ना, उनको एड्रेस करना जरूरी है, तभी ये कंसेप्ट अब जिसे अलाउ किया गया है सफल साबित होगा। अदरवाइज पहले जो दिक्कतें थी ना, वो दिक्कतें फिर से आएंगी। तो क्या किया जा सकता है कि वीडीसी का कंसेप्ट सही साबित हो और ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करें। देखो राइटर ये बोलते हैं आप ना किसके जुरिडिक्शन में ये वीडीसी आती हैं, विलेज डिफेंस कमेटीज आती हैं, वो चेंज कर दो। पहले ना ये विलेज डिफेंस कमेटीज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अंदर आती थी, एसपी के अंतर्गत, तो टॉप डाउन अप्रोच थी। एसपी सारे फैसले लेते थे, लेकिन वो हर जगह जा नहीं पाते थे। लेकिन दिक्कत यह है ग्राउंड लेवल पर हर गांव में सिचुएशन अलग है। अब एसपी को यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को पता नहीं है कि ए गांव में क्या सिचुएशन है, बी गांव में क्या सिचुएशन है, सी गांव में क्या सिचुएशन है, वो तो सबको जानते नहीं है। तो इस प्रकार से गलत फैसले कई बार हो जाते थे। कुछ ऐसे लोगों को विलेज डिफेंस कमेटीज में शामिल कर लिया जाता था, तो जो अच्छे लोग नहीं थे। लेकिन ना अब क्या किया जा सकता है, विलेज डिफेंस कमेटीज का जो काम है ना, यह दिया जा सकता है लोकल पंचायत को। जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट 1989 को अमेंड किया गया था 2020 में। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल से इस्टेब्लिश की गई, और जो स्ट्रक्चर बाकी जगहों पर होता है 3 टियर का, वो यहां पर भी आया, जैसे लोकल लेवल पे पंचायत, फिर ब्लॉक समिति, फिर जिला परिषद। अब क्या किया जा सकता है, ये जो विलेज डिफेंस कमेटीज का काम है ना, ये लोकल पंचायत को दिया जा सकता है कि आप पहचान कीजिए कौन विलेज डिफेंस कमेटी में आना चाहिए, कौन नहीं आना चाहिए। उनकी मॉनिटरिंग भी आप कीजिए कि कैसे वो काम कर रही हैं, ठीक काम कर रही हैं, नहीं काम कर रही हैं। और इसके अलावा और जो भी मतलब उनको एम्पावर करना है, उन पर नजर रखनी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है, ये काम लोकल पंचायत को दीजिए, तब सबसे बेहतर रहेगा। क्योंकि जैसे ही विलेज डिफेंस कमेटी कुछ गलत काम करेगी, लोकल पंचायत अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगी, वो पुलिस को बताएगी कि देखो यहां पे विलेज डिफेंस कमेटी ठीक से काम नहीं कर रही है।
अगर ऐसा होता है तो देखो विलेज डिफेंस कमेटीज को ना हम ज़्यादा बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर पाते हैं। मतलब राइटर कहते हैं देखो कॉन्फ्लिक्ट जोन में ना जनता भी एक स्टेक होल्डर है। जनता स्टेक होल्डर कैसे है मैं आपको बताता हूं। जैसे आतंकवादी जो है वो सिविलियंस को निशाना बनाते हैं, कश्मीरी जो पंडित है वहां पे माइनॉरिटीज में है उनको निशाना बनाते हैं, जम्मू रीजन में हिंदुओं को निशाना बनाते हैं मान लीजिए, तो वो भी ना एक स्टेक होल्डर है राइट के अनुसार कन्फ्लिक्ट में, उनको भी पूरा अधिकार है सेल्फ डिफेंस का। तो विलेज डिफेंस कमेटी का जो कंसेप्ट है इसे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कैसे उसे कंसेप्ट को यूज करना है इसमें आप बढ़िया ढंग से फेरबदल ला सकते हो ताकि मैक्सिमम ढंग से ये जो कंसेप्ट है उसे यूटिलाइज किया जा सके। जैसे विलेज डिफेंस कमेटीज को कभी आप ये मत बोलो कि वो प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस इकट्ठा करें, क्योंकि देखो वो इंटेलिजेंस इकट्ठा करने जाएंगे खुद निशाना बन जाएंगे, वो इतने ट्रेन नहीं है। उनको आप कन्फाइन करो सेल्फ डिफेंस तक, डेटरेंस का रोल दो। आतंकवादियों को डर लगना चाहिए कि गांव वालों पर हमला करेंगे तो उनके पास भी हथियार हैं। ऐसा नहीं कि गांव वाले खुद ही बाहर निकल रहे हैं इंटेलिजेंस इकट्ठा करने, ये काम उनको मत दो। तो सोच समझ के ये विलेज डिफेंस कमेटीज का जो कंसेप्ट है वो इंप्लीमेंट होना चाहिए, ऐसा राइटर का मानना है। लास्ट में राइटर थोड़ा जनरल बातें भी बोलते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में कि लोकल बॉडी को अगर देखो इंपावर किया जाता है तो ये लोकल पॉपुलेशन को इंपावर करने वाली बात होगी, डेमोक्रेसी मजबूत होती है, लोगों का जो पार्टिसिपेशन है डेमोक्रेसी में वो और ज़्यादा बढ़ता है और गांधीयन वे ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। गांधी जी बोला करते थे ना, हमेशा पावर लोगों के हाथ में होनी चाहिए, हमेशा गवर्नेंस डिसेंट्रलाइज्ड ढंग से चलनी चाहिए ना कि सेंट्रलाइज्ड ढंग से। इसीलिए गांधी जी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ थे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज में पावर ना सेंट्रलाइज हो जाती है। जैसे अभी देख लीजिए बीजेपी में अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के पास पावर है, कांग्रेस में राहुल गांधी सोनिया गांधी इनके पास में है, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के पास में है। तो गांधी जी इस कंसेप्ट के खिलाफ थे, वो कहते थे पावर जनता के हाथ में होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा होता नहीं है। इसलिए वो चाहते थे कि पॉलिटिकल पार्टीज होनी ही नहीं चाहिए, इसीलिए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को डिसबैंड कर दिया जाए। खैर ये अलग पॉलिटिक्स वाली बातें हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।